जिंदगी तेरी रंग से कुछ चाहत सी होती ज्यादा, हल्के हल्के कभी तू ना गुजर की, कभी जीने की चाहत होती थोड़ी ज्यादा। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति, अपने को होस्ट राकेश के साथ। और बहुत बहुत मैं भी नमस्कार और स्वागत करना चाहूँगा हमारे सुबह सुबह के बेहद ही खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहार में। और दर्शकों, जैसा कि आपने क्या खूब कहा, और मैं बात ये भी बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अगर कभी भी कहीं भी निस्वार्थ भाव से किसी की भी आप सेवा करते हैं तो घूम कर वापस लौट कर वो आपके पास ही उसका जो एक तरह से देखा जाए तो जो कर्म है वो आपके पास ही आता है और उसका फल भी आपको मिलता है, देर से सही लेकिन आपको मिलता जरूर है। वो कहते हैं ना कि भगवान के दर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। और इसलिए जब भी जहाँ भी कहीं भी मौका मिले तो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा जरूर करें। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि जीवन जीने का सबसे सही तरीका होता है वह जीवन जीना जो आपको संतुष्टि दे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, वैसा ही सोचते हैं, और जैसा सोचते हैं वैसा ही कार्य करते हैं। इसीलिए हर रोज बिहार बिहान अपने दर्शकों की सुबह की शुरुआत करवाता है एक बेहद ही उम्दा विचार से, ताकि उसे सुनकर समझ कर ये अपने जीवन में सकारात्मकता को जगह दे सके। आइए बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की ओर और देखते हैं आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला है आज के मेहमान से रूबरू होने का। दर्शकों, हर रोज हम आपकी मुलाकात करवाते एक विशेष मेहमान से, जिनसे बातचीत करते हैं, जिनसे हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को एक नया मोड़ देते, एक अपने जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। और उनका स्वागत मैं कुछ इस प्रकार करना चाहूँगी। औरों का उद्धार किया करते हैं, जीवन का श्रृंगार किया करते हैं, मानवता की पूजा करने वाले हर मानव से प्रेम किया करते हैं। और जी हाँ दर्शकों, आज हम आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिनका व्यवहारिक एवं सामाजिक जीवन दोनों ही हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान का। रमेश चंद्र वर्मा जी से बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे सर हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में आपका। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हम सभी जानते हैं, जो हमने आपके जो हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे आपको रूबरू करवाएं, उनसे काफ़ी कुछ जो बातें वो करनी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की सेना सरहद पर रहते हैं, मौजूद रहते हैं, सिर्फ मौजूदगी के लिए नहीं, देश की सेवा करने के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए और तमाम भारतवासियों की भी रक्षा के लिए और उनकी सेवा के लिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि शहीद होने के बाद उनके परिजनों को किस तरह की दिक्कतें होती हैं। आर्थिक समस्या के कारण कई तरह के ऐसे संकट उन्हें होते हैं, सरकार मदद भी पहुंचाती है, लेकिन कई ऐसे कंडीशन और टर्म होते हैं जहां पर वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। और इन्हीं सेनाओं के परिवारों से जुड़ने के लिए, उनकी अधिक से अधिक सहायता करने के लिए एक संस्था खड़ा हुआ है जिसका नाम है शौर्य नमन फाउंडेशन। हमें गर्व हो रहा है आज हमारे साथ वैसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने इस संस्था को खड़ा किया और अपनी जी जान से इसमें लगे हुए हैं और लोगों को अधिक से अधिक जोड़ना चाह रहे हैं। एक बार पुनः हार्दिक बधाई और बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे रमेश चंद्र वर्मा जी कार्यक्रम में आने के लिए आपका। और कई सारी बातें आपको बतानी है इस संस्था को लेकर। तो सबसे पहले जरूर जानना चाहेंगे किन उद्देश्यों के साथ आपने इस संस्था को खड़ा किया और आपको ऐसा कैसे महसूस हुआ कि इस संस्था को खड़ा करना बेहद जरूरी है सेनाओं के परिवारों के लिए, समाज के बीच। जय हिंद, प्रणाम भारत, प्रणाम बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पे पहले बुलाया है। किसी भी विचार की उत्पत्ति जो होती है वो हमारे अंदर होती है सबसे पहले, और वो समाज को देख करके ही होती है कि हम क्या कर सकते हैं। कई बार हम अपने जीवन शैली को, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम अपने गांव में लोगों के जो कोई आईएएस बन गए तो मैक्सिमम बच्चे आईएएस की तैयारी करना शुरू करते हैं। कोई बच्चा डॉक्टर बन गया गांव से तो कई लोग डॉक्टर की पढ़ाई में निकल जाते हैं। लेकिन अगर समाज सेवा में अगर कोई निकल गया है, समाज के प्रति अगर कोई एक नई दृष्टिकोण बना करके उस कार्य को कर रहा है, तो ये बहुत कम लोग होते हैं जो उनके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन से थोड़ा सा अलग है। क्योंकि व्यवहारिकता ये है कि हम अच्छी नौकरी करें अच्छी पढ़ाई के बाद, और बहुत सारी सुख सुविधाओं के लिए हम धन अर्जित कर लें, शोहरत अर्जित कर लें। लेकिन जब हम समाज के लिए आते हैं तो बहुत सारे कार्य हैं, जहाँ भी हम लग जाएं
अगर एक पेड़ को जल दे रहे हैं तो हमारे लिए वो समाज सेवा ही है, क्योंकि वो ऑक्सीजन अकेले हम यूज़ नहीं करने वाले। जब राष्ट्र की बात आती है तो सबसे पहले कोई देश मानचित्र पे बना हुआ, नक्शे पे बना हुआ कोई रेखा नहीं है। वो राष्ट्र बनता है, वो देश तब बनता है वहाँ के लोगों के प्रेम, समर्पण और जो बलिदान है उससे वो बनता है, उसी से उसकी पहचान होती है। वैसे ही हमारे जो सैनिक हैं, इन लोगों ने राष्ट्र को जो संजो के रखा है, हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा है, हमने सोचा कि उनकी सेवा के लिए क्या किया जा सकता है। सरकार बहुत सारी चीज़ें, बहुत सब कुछ उनके लिए तैयार रखी हैं कि उनको दिया जाए, किया जाए, और हर समय सरकार उनके साथ, उनके घर पे नहीं हो सकती। वहाँ पे हमारा दायित्व शुरू होता है, हम सबका दायित्व शुरू होता है। और इसी विचार से हमने एक संगठन बनाया कि अकेले चलेंगे, अकेले सेवा करेंगे तो हम बहुत कम दूरी तय कर पाएंगे, लेकिन अगर एक संगठन के तौर पे, समूह के तौर पे चलेंगे तो देश के सभी जगहों तक पहुंचना आसान होगा। इसलिए शौर्य नमन फाउंडेशन का हमने गठन किया, उन परिवारों की सेवा के लिए जिन लोगों ने राष्ट्र सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। बहुत ही अच्छी सोच के साथ आपने इस संगठन की शुरुआत की है और बहुत ही अच्छा उद्देश्य भी है। आपसे जानना चाहूँगी कि किन किन प्रमुख कार्यों से यह फाउंडेशन जुड़ा हुआ है। शिक्षा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम अमर बलिदानी के अगर पाल्य हैं, बच्चे हैं, तो उनके शिक्षा में कोई व्यवधान न आए, आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह की भौगोलिक दूरी भी हो, महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार कि जब परिवार में एक बच्चा है, माँ है, कई बार ऐसे परिवारों से आपका सामना होगा कि जहाँ पे माँ और बेटा, अब वो माँ अपने बेटे को दूर भेजना थोड़ा सा उनके लिए कठिन होता है, तो ये भौगोलिक दूरी हो जाती है। और भौगोलिक दूरी को भी अगर कम कर दिया जाए तो वो संभव तब है जब हम उसमें सेतुबंध बन जाएं, हम उनके उस कार्य में पुल की तरह लग जाएं कि माँ बेटे को दूर भी भेज सकें। आर्थिक अगर समस्या है तो अर्थ की व्यवस्था भी हम कर सकें। तो सबसे पहले हम शिक्षा की बात करते हैं, फिर बात आती है कि उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनके परिवार में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, स्वस्थ होना भी उनका, क्योंकि अगर वो बेटा है तो पिताजी को हॉस्पिटल ले जाएगा, अगर बेटा नहीं है तो बेटे का फर्ज अदा करना पड़ेगा, हमें बेटा बनना पड़ेगा, पिताजी को, माताजी को, सबको हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो हम पहले, सबसे पहले शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, उसके बाद हम बात करते हैं कि उस वीर की शौर्य गाथा गूंजे, शौर्य नाद हो, लोगों को पता हो कि उन्होंने जो किया है वो सामान्य नहीं था। उसके बाद हम आते हैं तीर्थ दर्शन की बात करते हैं। कई सारे जो उद्देश्य हैं, हाँ, आपके कार्य योजना में शामिल हैं। एक एक करके सबसे बारीकियों से हम जानेंगे, बात करेंगे, शौर्य गाथा को भी सुनेंगे। लेकिन दर्शकों, एक छोटे से विराम के लिए रुकेंगे। आप बने रहें बिहार अभियान के साथ। ब्रेक के बाद पूरा एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहेंगे बिहार अभियान के खास कार्यक्रम में। और मैं आपको बता दूं कि बिहार अभियान के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं शौर्य नमन फाउंडेशन के बारे में, जिसके बारे में कई सारी अधिक और प्रेरणादायक जो जानकारियां हैं, जो काम है, वो हमें सुनने को और देखने को भी मिल रही है। पुनः आपका स्वागत करना चाहेंगे शौर्य नमन फाउंडेशन के अध्यक्ष और संस्थापक रमेश चंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपका। ब्रेक पर जाने से पहले कई तरह के बातों को प्रमुखता से रख रहे थे। जो उद्देश्य के साथ आपने शुरुआत की थी, कई सारे उद्देश्य हैं, कुछ पॉइंटों का आप बता रहे थे। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, और शहीदों के जो परिजन हैं, जो उनके बच्चे, उनकी शिक्षा को लेकर शौर्यवधु, और भी कई सारे से मुख्यतः पॉइंट है। जब चाहेंगे उनके बारे में विस्तार से बताएं, कैसे कार्य योजना कर रहे हैं उस पर। जी, जैसे मैं बताया आपको कि हम तीर्थ यात्रा पे ले जाने का, शौर्य परिवार को तीर्थ यात्रा पे हम ले जाने की योजना भी रखे हैं। हर माँ बाप जब अपने पुत्र को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों, उनकी जिम्मेदारियों को उठाते हुए अपने समय को भूलते जाते हैं।
जब वो बेटा बड़ा होता है तो उस बेटे के मन में भी ख्याल होता है कि पिताजी को मुझे तीर्थ पे ले जाना है, माँ को भी वहाँ ले जाना है, दर्शन कराना है। अब वो बेटा अगर हम बन पाएँ, उस बाबूजी के हाथ को पकड़ करके, माँ के हाथ को पकड़ करके हम ले जा करके माँ की परिक्रमा करा दें, हम दर्शन करवा दें, गंगा की डुबकी लगवा दें, या इससे रिलेटेड कोई भी काम अगर हम कर पा रहे हैं तो ये लगता है कि हम पुत्र धर्म का निर्वहन कर पा रहे हैं। सामाजिक, अभी तक हमने बोला सामाजिक जिम्मेदारियां थी, अब हम आपको उस परिवार में ले आए हैं जहां हम पुत्र धर्म के निर्वहन की बात कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा, वो हाथ पकड़ करके आपको ले जाना है, आपको गाड़ी में बैठा के नहीं ले जाना है, गाड़ी में तो जाना ही है लेकिन वो हाथ पकड़ के बाबूजी चलिए। ये इस सेगमेंट से हम भी जुड़े कि हम इसको आगे ले चलें। फिर हम लेकर के आए कि कई बार हमको महसूस होता है कि मूर्ति लगी हुई है, पार्क में लगी हुई है, शहीद की मूर्ति है, पास के लोगों को इतिहास नहीं पता, तो वो शौर्य गाथा गूंजनी चाहिए, वो पता होना चाहिए कि मूर्ति क्यों लगी है, ये हैं कौन, इनका दायित्व क्या रहा है, इनका समर्पण क्या रहा है, इनका इतिहास क्या है। ये जब तक हमें नहीं पता होगा हम जागृत ही नहीं होंगे, हम सम्मान नहीं कर पाएंगे, उस स्मारक का संरक्षण नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले शौर्य गाथा के माध्यम से हम एक साहित्यिक अनुष्ठान भी आगे लेके चलते हैं ताकि वो शौर्य नाद गूंजता रहे। फिर हम लेकर के आते हैं कि जो स्मारक बना दिया गया, अब स्मारक तो बन गया, संरक्षण कौन करेगा? वो केवल क्या उसी परिवार की जिम्मेदारी है कि मेरे पुत्र का ये स्मारक है, मेरे पिताजी का स्मारक है? नहीं, वहाँ हमारी सबकी जिम्मेदारियाँ बन जाती हैं। वो हमारे भाई, हमारे बेटे जो भी हैं, हमारे पूर्वज, उनका स्मारक है। उन्होंने हमारे लिए जो किया है उसके लिए हमारी हम मंदिर जाते हैं, उनको तो देखे नहीं, ईश्वर को आभास करते हैं, इनको तो देखे भी हैं कई बार, इन्होंने रक्षा की है, प्रभु मेरी रक्षा करिएगा, ये जाके हम मन्नत मांगते हैं, मेरी रक्षा करिएगा, मेरे पिताजी बीमार हैं, रक्षा करिएगा। अरे ये वहाँ पे जीवित खड़े होकर के हमारी रक्षा कर रहे हैं, और खुद को बलिदान दे करके, खुद को बलिदान करके अगर वो रक्षा कर दिए तो ईश्वर ही हमारे हैं, हमें वो दीपक जलाना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिम्मेदार होकर जिम्मेदारी निभाना होगा। जिम्मेदारी निभाना, उसमें मैं एक बात को जोड़ता हूँ हमेशा कि जिम्मेदार होकर जिम्मेदारी निभाना होगा। ये एक बार नहीं कि एक दिन हम झंडा लेके घूमेंगे, एक दिन दीपावली पे दीपक जलाएंगे, वो हमें हमेशा जलाना होगा, वो मन में जलाना होगा, बाहर भी जलाना होगा। तो शौर्य वधुओं के लिए भी हमने प्लान किया कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो हम उनके लिए क्या मदद कर सकते हैं, उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारे कार्य योजनाएं रही हैं कि जिस पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे कर पा रहे हैं। बेशक मैं तारीफ़ करना चाहूँगी शौर्य नमन फाउंडेशन की, क्योंकि उन्होंने उन प्रमुख कार्यों को चुना है जो वाकई में इन परिवारों को उसकी ज़रूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रयोजनों के इमोशंस को समझना, जो जब जिसको वो सब फील करते कि वो उनके साथ रहते, उस चीज़ को आपने जागृत किया, उसे जीवंत किया है, वाकई ये काबिल तारीफ़ है। आपसे जानना चाहूँगी कि शहीद परिवार की ही सेवा करने का विचार आपको कैसे आया? ये बहुत इमोशनल एक स्टोरी है और वो मेरे साथ घटित हुई। पुलवामा अटैक 2019 में हुआ, जब हम मोहब्बत दुनिया में बांट रहे थे, वैलेंटाइन मना रहे थे, तो हमारे कुछ भाई इश्क के वतन से इश्क करते हुए अपने जान कुर्बान कर गए थे। वो झकझोर दिया, पूरा देश उस दिन गम में था। लेकिन वो दौर जो है, कुछ दिन इमोशन पल के रहता है, कुछ दिन बाद हम अपने फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और ख़त्म होता है। मैं बेसिकली बताया आपको कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर से रहने वाला हूँ। मैं गांव गया था, चौरी चौरा के पास में तरकुल्हा माता मंदिर है,
वहाँ चौरी चौरा स्मारक दर्शन करने का मन था कि वहाँ जाएंगे और हमारे मित्र भी हैं उनसे भी मिलेंगे। पेपर पढ़ रहा था, मुझे एक आर्टिकल पढ़ने को मिला, एक स्टोरी पढ़ने को मिल गई। कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे शहीद मार्कंडेय मिश्र जी का। मैं पढ़ने लगा और उसमें पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि स्टोरी ये थी कि जब वो सेना में शामिल हुए, विवाह हुआ, 2 बच्चियां खूबसूरत आई परिवार में, किलकारियाँ गूंजी, सब कुछ सामान्य था, पिताजी, माताजी, छोटा भाई, बहन, सब पूरा परिवार। कारगिल युद्ध में जब वो शहीद हुए, शहीद होने के बाद परिवार पे इकलौते वो कमाऊ थे उस टाइम पे, जो परिवार की जिम्मेदारियों को संभाल रहे थे। जब वो नहीं रहे, सरकार ने जो भी मदद किया शौर्यवधु के लिए, वो लेकर के सब बच्चियों को लेकर के उनके भविष्य के चिंतन के प्रति वो अपना सेपरेट अपने दायित्व को पूरा करने लगी उन बच्चियों के लिए। माँ बाप फिर से अकेले हो गए। छोटा भाई, काल का देखिए क्या था, समय का जो चक्र था वो किस तरह से है। छोटे भाई को मस्तिष्क ज्वर होता है और वो भी हमें छोड़ के चले गए। बची बहन, पिताजी, माताजी। पिताजी उसी मंदिर के आसपास पुजारी का कार्य करते थे कि जैसे कोई भी व्यक्ति आया आपको पूजा कराना है, और जो भी आप पूजा करवाए, आप जो दक्षिणा दिए, उससे उनका जीवन चल रहा था। खेती बाड़ी जो थी बेच करके बहन की शादी होती है, लेकिन माँ और पिता के जो संवेदना और प्रेम के प्रति उनका जो है जो लगाव परिवार से लगातार बना रहा, शायद ये ससुराल पक्ष समझ नहीं पाया, इसलिए उनको मजबूरन आकर के मायके में रहना पड़ा। पिताजी चल बसे, कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी और बहन पागल हो गई। उसी मंदिर के आसपास घूमती रही। कुछ ही दिन पहले उनका, चूंकि वो आर्टिकल इसी बेस पे था कि कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ था, और वो आर्टिकल तब छापी गई जब उस परिवार में कोई दीपक जलाने वाला नहीं था। ये बात जो घटना थी ना, ये झकझोरी मुझे अंदर से, और फिर महसूस हुआ कि काश कोई भाई उस समय खड़ा हुआ होता तो आज बहन तो होती, कम से कम वो भाई बहन तो होती। वहाँ से शुरुआत हुआ। उस दिन से मैंने सोचना शुरू किया कि एक संगठन बनाऊंगा, उसका नाम क्या सोचूंगा। मैं अपने साथ में काम करने वाले हमारे मित्र हैं विनय दीक्षित जी, विनीत शुक्ला जी, शिवेंद्र रावत, शिवम शाही, इन लोगों के साथ बैठ करके, आशीष पांडे, इन लोगों के साथ बैठ करके जब मैं डिस्कस किया तो सब लोग ये स्टोरी सुनने के बाद हम लोग 5-10 मिनट कुछ भी कोई किसी से बोलने की स्थिति में नहीं था। और वहीं पे शुरू हुआ शौर्य नमन। वहीं उसी टेबल से, कार्य स्थल से शुरू होता है, और वहाँ से शुरू हुए हम परिवारों तक जाना, मिलना। और आज खुशी होती है जब उस परिवार में कथा हो, और जिन परिवारों से हम जुड़े हैं, और फ़ोन आ जाए कि बेटा कथा है, अगर आओगे तो अच्छा लगेगा, और हम जाते हैं। सत्यनारायण कथा बाबूजी के साथ बैठ करके जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है। क्या बात आपने कही, और जो आपने घटना सुनाई वाकई में ये अंदर से झकझोर देने वाली है। रोंगटे खड़े हो जाते जब इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में हो रही होती हैं और हम खामोश बैठे रहते हैं। और आप जैसे नेक दिल वाले अगर वाकई में इस तरह के खड़े होने लगे हर स्टेट में, हर राज्यों में, तो वाकई में ऐसी जो दुर्दशा है शहीद परिवारों के साथ शायद देखने को नहीं मिलेगी। एक छोटे से विराम के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद पुनः हमारा जो कार्यक्रम है बिहार अभियान का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ब्रेक के बाद पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहते हैं। और जैसा कि मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि शौर्य नमन फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं और इसी के साथ संस्थापक हमारे बीच मौजूद हैं रमेश चंद्र शर्मा जी। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। शौर्य नमन फाउंडेशन को लेकर कई तरह की जो बातें हमने की, कई तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, और लगातार वो आप काम भी कर रहे हैं, प्लस में आपका एक प्रोफेशनल अपना सेक्टर भी है। कैसे चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं? आप खुद एक प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं IT सेक्टर में, उसके बावजूद आपने एक संस्था अलग से बनाई। कैसे सामंजस्य बैठा पाते हैं और फैमिली को समय कैसे दे पाते हैं आप इसमें? 24 घंटे का समय सबके पास है, और एक एक पल महत्वपूर्ण है, एक एक सांस महत्वपूर्ण है।
हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, ये समाज नहीं बताएगा, ये हमें समझना होगा कि हमारी आत्मा बताएगी कि हमने ये पिछला 2 मिनट कहाँ पे व्यतीत किया। सही है कि मैं जॉब करता हूँ एक प्रतिष्ठित संस्थान कौटिल्य एकेडमी में, मैं आईटी हेड के पद पे कार्यरत हूँ और 10 घंटे 12 घंटे की जॉब के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों में मेरी पत्नी है, बच्चा है, वो भी जिम्मेदारियों को निभाना है और माता पिता हैं, उनकी सेवा के लिए भी समय निकालना है, उनके लिए भी कार्य करना है। लेकिन ये सब समय कम हो जाता है जब हम समाज के बारे में सोचते हैं। अगर हम 20 मिनट 25 मिनट या हमेशा एक दिमाग में अपने मन में अगर उनके प्रति अगर लगन रखे हैं और करने की सोच रखे हैं तो वो चलता रहेगा, क्योंकि करने के लिए चलते हुए चीज़ें मिलती हैं। चलते हुए हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए ऑफिशियल टूर पे हूँ और मुझे सैनिक मिल गए, तो उनका सम्मान करना ऑफिशियल टूर है, वो मेरा सम्मान करना मेरा दायित्व तो बनता है। वो हमारे मन में है। हम उनके साथ बैठ गए, उनसे बात किए, उनकी समस्याएं हैं अगर कुछ सुन लिए और ये हमारा काम हो गया। तो हमें अपने दिनचर्या में अपनी सोच, अपनी भावनाओं को, अपने मन की बातों को जो हम करने वाले हैं लगातार अगर रखते हैं तो समय मिल जाता है जी। और इसी को हम मैनेज करके चल रहे हैं। इसमें साथियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अकेला कब तक चलेगा। किसी का शेर है कि युवा शक्ति के बल पर ही जग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर ही चलता है जिधर जवानी चलती है। क्या बात। तो अगर हम चल पड़े हैं, साथ मिलता जा रहा है तो आसान हो गया है। सबके पास, सब लोग 10 घंटे नहीं जॉब कर रहे हैं, कोई 22 घंटा भी कर रहा है, कोई 2 घंटा भी कर रहा है, कोई अभी जॉब नहीं कर रहा है, उसके पास समय है। अगर वो हमें योगदान दे रहा है तो काफिला बढ़ रहा है। क्या बात है। कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि अगर दिल में हो जज्बा कुछ कार्य करने की तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। जी, और एक साथ कई सारे दायित्वों को आप निर्वहन कर रहे हैं। हमें लगता है कि आपके लिए तो 24 घंटे भी काफ़ी कम पड़ जाते होंगे। एक अहम सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूँकि 19 फरवरी को आप पटना आए थे और उस दिन आपका कार्यक्रम भी था, तो शौर्य नमन फाउंडेशन को लेकर, तो जहाँ जानना चाहेंगे उसके बारे में बताइए कि कैसा सपोर्ट मिला, लोगों का फीडबैक क्या था और क्या कार्यक्रम की जो अहम बातें रही उसके बारे में ज़रूर बताइए। बिहार राज्य में आना था, कारण है कि भारत में सबसे अधिक सैनिक किसी राज्य से हैं तो उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पे हमारी बिहार की भूमि है जो राष्ट्र सेवा में अपने सपूतों को भेज रखी है। तो बिहार आना तो बनता था और आना था। सही 2 साल हमारा बीच में कोरोना काल में हमारी भौगोलिक दूरियों को हम तय नहीं कर पाए, लेकिन मन तो आ ही गया था। बिहार आना था और एक अच्छे दायित्व निर्वहन करने वाले व्यक्तित्व की तलाश थी कि जो निस्वार्थ भाव से, हमारे मन की भाव से, जो संस्था का भाव है उस भाव से इसको यहाँ पे लेके चल पाएँ। प्रशांत बजरंगी जी को हमने बिहार में ये दायित्व अध्यक्ष पद से हमने उनको यहाँ मनोनीत किया और ये कार्यक्रम रखा कि हम 75 शहीद परिवारों को, चूँकि आज़ादी का अमृत महोत्सव का काल है, तो हम 75 शहीद परिवारों को पहले ही सेगमेंट में सम्मानित करेंगे। तो हम संपर्क साधना शुरू किए, क्योंकि 75 शहीद परिवारों तक पहुंच पाना भी आसान काम नहीं था कि लोगों को ले आना। तो हमने तय किया कि 19 फरवरी को कार्यक्रम करेंगे, वहाँ पे आमंत्रित करेंगे, जो परिवार आएंगे उनको वहाँ पे सम्मानित करेंगे और 23 मार्च शहीद दिवस तक हम 75 परिवारों तक पहुंच करके उनके घर पे सम्मानित करके और उन परिवारों में हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके उन परिवारों में हम रोटी खा करके इसकी शुरुआत कर चुके होंगे। तो जब बिहार आए, पटना में मुझे बहुत ही स्नेह मिला, लोगों का साथ मिला। संजीव मुकेश भैया, आप सभी लोगों ने जो मुझे यहाँ पे सहयोग दिया, स्नेह दिया, ऐसा लगा कि घर में आकर के और हम अपने घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो हर कोई अपनी आहुति देने के लिए तैयार है और बिहार ने वो आहुति दी है कि ऊर्जा, हम किसी भी कार्यक्रम से जब ऊर्जा लेके जब जाते हैं तो आगे हम अपनी टीम को जब परोसते हैं कि ये ऊर्जा हम लेके आए हैं तो वो ऊर्जा और जगहों पे बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो वो ऊर्जा हम यहाँ से लेके आए हैं
बिल्कुल। कहते हैं ना कि ये हमारे नहीं सिर्फ हमारे राज्य की बल्कि हमारे पूरे भारत देश की ये खूबी है कि अगर कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करता है तो उसका साथ उसे हमेशा मिलता है। जी। और कहते हैं कि सफलता की अगर बात करें तो सफलता की पोशाक हमें कभी तैयार नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत का हुनर चाहिए। और अगर बात करें शौर्य फाउंडेशन की तो कहते हैं कि इसका स्तर काफ़ी बड़ा है, ये बहुत सारे विषयों पर कार्य कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्रों से जुड़ा भी है। ऐसे में आप किस प्रकार लोगों को इससे जोड़ते हैं और इन सुविधाओं की तैयारी किस प्रकार की जाती है? जोड़ने के लिए संस्था जब हमने शुरू की तो हमने एनजीओ के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं था। मुझे ये था कि हम कोई काम कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड हों, ताकि हम कहीं भी जाएं, हमारे साथी जाएं तो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क न लगे कि ये व्यक्तिगत हो सकता है कि किसी अपने काम के लिए आ गए हों। एक संस्था होनी चाहिए जिस संस्था के छत्र छाया में हम सब लोग पलें और चलें। तो संस्था बनी तो महत्वपूर्ण था हम किसका योगदान लेंगे। हमारे मित्र हैं जिन्होंने शौर्य नमन की रूपरेखा जब तैयार होने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा मेरे से कि किसी भी राष्ट्र का जो निर्माण होता है वो बलिदान और योगदान दो पहियों पे चलता है। बलिदान वो कर गए हैं, योगदान हमें करना है। और वो योगदान क्या क्या हो सकता है हमने उस सबको साथ रखा। पहला कि श्रम दान, क्योंकि अगर हम खड़े नहीं होंगे, हम चलेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें श्रम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले श्रमदान की श्रेणी रखी, जो युवाओं की टीम करेगी, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हैं, जिनके पास समय है वो आ करके सेवा कर सकते हैं। सेवा करने के लिए ऊर्जा चाहिए, युवा को आगे आना होगा। तो हम सबसे पहले युवाओं को जोड़ने के लिए वॉलंटियर्स, हमने स्वयं सेवी का एक सेगमेंट रखा कि आप जुड़ें, जिसके लिए कोई हमने चार्ज नहीं रखा। हाँ, ये रखा कि आप जुड़ते समय ज़रूर एक कुछ अंश रखिएगा, ताकि आपको ये महसूस हो कि इस संस्था में हमारा भी एक ईंट है। आप 1 रुपये कर दीजिए, 1 रुपये भी आपका एक ईंट रखा आपको ये महसूस कराएगा कि आप इस संस्था में हो। दूसरा हमने रखा कि सेवा। अब श्रम के बाद डॉक्टर हैं आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, आप शिक्षक हैं। आप अगर एक शिक्षक हमसे जुड़ करके अगर किसी शहीद परिवार के शहीद के पुत्र को अगर शिक्षा दे दें, या कोई डॉक्टर इस सम्मान के साथ कि मेरे राष्ट्र के लिए, मेरी रक्षा के लिए, जब हम दिवाली मना रहे हैं, ये एम्पायर खड़ा किए हैं, हॉस्पिटल खड़ा किए हैं, इसको संचालित करने के लिए मेरा एक भाई वहाँ खड़ा होकर के अपने सीने पे गोली खाई, उसके पिताजी आए हैं, मेरे पिताजी आए हैं, उनको इलाज मुझे सम्मान के साथ करना होगा। अगर ये भाव वहाँ पे हम कर लें और उनका सेवा दान ले लें तो हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है दूसरा सेगमेंट कि हम सेवा भी दान दे रहे हैं। रमेश चंद्र शर्मा जी, कार्यक्रम का समापन हमें करना है, समय का अभाव है, तो जरूर चाहेंगे कि चलते चलते शौर्य गाथा का जो आपने जिक्र किया था उसके बारे में जरूर चंद लाइनें आप जरूर बताएं। शौर्य गाथा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि शौर्य को हम परिभाषित जब हम करते हैं तो वहाँ साहित्य की ज़रूरत होती है, इसलिए हम साहित्यिक अनुष्ठान करते हैं ताकि हम उस शौर्य को जिंदा रख सकें, उस शौर्य का नाद कर सकें, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, तो क्या मैसेज रहेगा आपका तमाम युवाओं के नाम जो शौर्य गाथा या फिर जो इस संस्था से जुड़कर बेहतर राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं और सेनाओं के लिए अपना प्राण तो नहीं दे सकते लेकिन यथासंभव हो सके अपनी पूरी मदद सहायता कर सकते हैं उनके लिए? जुड़ने के लिए आप सबसे पहले संस्था से जुड़ना बाद की बात है, सबसे पहले आपको उस परिवार से जुड़ लीजिए, जिस परिवार से जहाँ हैं आप वहाँ जुड़ लीजिए। शायद हम वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं लेकिन वर्चुअल दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है। सोशल मीडिया, वेबसाइट के माध्यम, ऐप के माध्यम से हम हर जगह पे उपलब्ध हैं। फेसबुक पे हम उपलब्ध हैं, वेबसाइट है shauryanamn.com पे उपलब्ध हैं। सब जगह पे आप कहीं से भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं और इस परिवार का हिस्सा बन करके हम कार्य कर सकते हैं। संदेश नहीं दिया जा सकता, संदेश की जगह मैं आग्रह करता हूँ राष्ट्र से। हमारे संस्था का गीत है, नवल सुधांशु जी साहित्यकार लखीमपुर खीरी से, उन्होंने इस गीत को लिखा संस्था के लिए जी। उसकी 4 पंक्तियां मैं आखिरी की आप लोगों तक पहुंचा देता हूं
और अगर इसको आप संरक्षित कर लिए, महसूस कर लिए, तो संस्था और हमारा उद्देश्य दोनों का कार्य हो जाएगा। पंक्तियां हैं कि वो चले गए हैं, ऊपर की दुनिया में हैं और माँ नीचे हैं, बहन नीचे हैं। वहाँ से इसको आप महसूस करिएगा कि बन के बादल खूब बरसे, एक दिन वो माँ के आंगन, बन के बादल खूब बरसे, एक दिन वो माँ के आंगन, और बोले फिर कभी मैं मेघ सा छा कर मिलूँगा, बहन के सपनों में राखी सौंप कर दो हाथ जोड़े, सुन रे गुड़िया जन्म अगले फिर तुझे आकर मिलूँगा, और याद में दीपक जलाना हम न भूलें गर भुलाए। जब हम घर में अपने पूजा स्थल पे दीपक जलाएं तो एक दीपक जला करके उनको याद कर लें कि याद में दीपक जलाना हम न भूलें गर भुलाए, देहरी को चूम कर जो कह गए हैं अलविदा, वो आँख के तारे दुलारे याद आए। शौर्य को करके नमन जब मौन मन के गीत गाए, देहरी को चूम कर जो कह गए हैं अलविदा, वो आँख के तारे दुलारे याद आए। क्या बात है, बहुत खूब। जैसे कि रमेश जी, जैसा आपका फाउंडेशन है शौर्य नमन फाउंडेशन, वैसे ही आपकी यह गाथा भी बहुत ही दिल को छूने वाली थी। आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया और हमें शौर्य नमन फाउंडेशन जैसे बड़े संस्था से और बहुत अच्छे संस्था से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाया, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, आज का हमारे कार्यक्रम का अंक आपको कैसा लगा? खत लिखकर हमें ज़रूर बताएं और खत लिखने के लिए उठाएं कागज़ और कलम और लिखें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।